हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वाति कुमारी हिंदी साहित्य के मंच से आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से संज्ञा के बारे में पढ़ा था। यदि आप में से किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग संज्ञा का वीडियो देख लें। संज्ञा को समझ लेने के बाद सर्वनाम समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आवश्यक भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और एक बार यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आपके लिए ज्ञानवर्धक है। और जितना विस्तार से आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, आपके लिए यह गारंटी वाली बात कि कभी भी आप लोगों को सर्वनाम से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो चलिए आज हम लोग सर्वनाम को पढ़ते हैं और हमेशा हमेशा के लिए इसे समझ लेते हैं। सर्वनाम है क्या? सर्वनाम की परिभाषा मतलब डेफिनेशन। संज्ञा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। संज्ञा है क्या? तो सबका नाम। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं, आंखों से नहीं देखते हैं, सजीव है, निर्जीव है, सबका नाम संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले मतलब प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर यदि हम किसी और चीज का प्रयोग करें तो किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। सर्वनाम है क्या? तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? सर्व, नाम। दो शब्द ही है यहाँ पर। यहाँ आप आधा देख लीजिए, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ क्या होता है और नाम का अर्थ क्या होता है, हम लोग इसे जानते हैं। सर्व का अर्थ होता है सबका, सभी लोगों, सभी प्राणी का, सभी चीजों का। और नाम का अर्थ होता है नाम, जो कि आप जानते हैं। तो सबका नाम एक ऐसा शब्द, ऐसे ऐसे शब्द जो सबके नाम के स्थान पर चले आए, वह है सर्वनाम। तो जो सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग समझे। जैसे यह कलम है, उदाहरण के लिए यह कलम है। यहाँ पर जो यह शब्द आया यह सर्वनाम है। वह छात्र है, वह जो आया वह क्या है? सर्वनाम है। यह पंखा है, ये यह इस पंखे की ओर संकेत करके बता रहा है कि यह पंखा है। तो यह क्या है? सर्वनाम है। अब हम लोग देखें, वे लोग क्या कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वाक्य बनेंगे। तो वे लोग, हमें उन लोगों का नाम नहीं पता है तो हमने उन्हें समुचित रूप से कह दिया वे लोग क्या कर रहे हैं। तो वे लोग सर्वनाम है। यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है आप जानते हैं? तो हिंदी में सर्वनाम शब्दों की जो संख्या है वह 11 मानी गई है। 11। कौन कौन है? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। दोस्तों, ये सारे जो शब्द हैं यह सर्वनाम के शब्द हैं और ये टोटल 11 है। तो सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। अच्छा, सबके नाम तो होते ही हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसके नाम ना हो। तो फिर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर्वनाम की आखिर आवश्यकता क्यों हुई? अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो क्या होता है कि संज्ञा का यदि बार बार प्रयोग करें तो क्या होता है? वाक्य अजीब सा हो जाता है। संज्ञा के बार बार प्रयोग करने से वाक्य अजीब सा हो जाता है। वह सुनने में और बोलने में आकर्षक नहीं लगता है। वो सुनने में, बोलने में आपको बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। एक बोरिंग जैसा वाक्य बन जाएगा। यदि वाक्य में सर्वनाम का भी प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्य बहुत ही सुंदर बनता है और आकर्षक भी बन जाता है। जैसे हम लोग इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे संज्ञा का बार बार प्रयोग होने से वाक्य अजीब होता है और कैसे उसमें यदि सर्वनाम को भी शामिल कर दिया जाए तो वाक्य को सुंदर बनाता है। उदाहरण के रूप में हम लोग इसे जानते हैं।
जैसे कुछ वाक्य है, देखिए वाक्य क्या है। राम विद्यालय जाता है, एक लड़का है, उसका नाम है राम। तो राम के बारे में कहा गया कि राम विद्यालय जाता है। राम घर आता है, राम खाना खाता है, राम पढ़ाई करता है, राम खेलता है, राम सो जाता है। अब पूरे वाक्य में ऊपर से लेके नीचे तक राम 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 राम, राम खाता है, राम खेलता है, राम विद्यालय जाता है, राम घर आता है। तो बार बार इस संज्ञा के प्रयोग के कारण वाक्य अजीब हो गया। ना तो ये बोलने में अच्छा लगा और ना तो आप लोगों को सुनने में अच्छा लगा होगा। अब हम यहाँ पर एक बार संज्ञा को लाएंगे, उसके स्थान पर फिर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे वाक्य कितना सुंदर बनता है। इस बार वाक्य में बार बार राम का प्रयोग आने से वाक्य अजीब बन गया। यह पढ़ने और सुनने में या बोलने और सुनने में उतना आकर्षक नहीं लग रहा है। अब इसमें हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। सर्वनाम युक्त वाक्य अब हम देखते हैं कैसा लगता है। राम विद्यालय जाता है, वह घर आता है, विद्यालय गया, घर विद्यालय से घर आया। घर आकर वह खाना खाकर खेलने जाता है, खेल कर वह पढ़ाई करता है, फिर खाना खाकर वह सो जाता है। तो यहाँ हम क्या देखें कि संज्ञा का एक बार प्रयोग हुआ और बाकी स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होने से वाक्य सुंदर बना। हमने सिर्फ एक जगह पे संज्ञा का प्रयोग किया, उसके जब बाद वह वह बहुत सारी बात हुई यहाँ पर, यहाँ वह ये सारे सर्वनाम का प्रयोग हमने किया, तो अब जो है ये वाक्य सुंदर बन गया। ये तो हुआ सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है। अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। 6 भेद हैं। अब हम लोग इन सब के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, उदाहरण के साथ इसे समझेंगे और कभी भी नहीं भूलने के ये हम लोग कसम खाएंगे। कैसे हम लोग इसे समझेंगे? तो इस पर ध्यान देकर, पूरे ध्यान से आप लोग वीडियो सुनिए और वीडियो को देखिए, कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए। मेरा आप लोगों से वादा है कि सबके भेद कहीं भी लिखा हो आप जरूर पहचान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग समझ रहे होंगे कि पुरुष महिला उसकी बात है, नहीं। यहाँ पर पुरुषवाचक कहने का अर्थ यहाँ पुरुष और महिला से नहीं है, बल्कि कहाँ से होगा? वक्ता श्रोता। वक्ता मतलब बोलने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला, और कुछ अन्य लोग जिनके बारे में बात की जाती है उनकी बात होती है पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब हम लोग इसे परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। परिभाषा है इसकी, वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए मैं, हम, तुम, तुम्हारे, वह, वे लोग आदि। तो ये सारे जो शब्द हैं यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण है, मैं स्कूल जाता हूं। यदि मैं ये वाक्य कहूं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो यहाँ पर 2 लोग हैं। एक तो मैं हूं जो ये बात कह रही हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं तो लड़की हूं, लेकिन मान लेते हैं कोई लड़का ये बात कह रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो जो लड़का ये बात कह रहा है तो वह हो जाएगा वक्ता, जिसने की ये बात कहा, और सामने वाला किसी ना किसी को ये बात कह रहा है तो सुनने वाला हो गया श्रोता। तो मैं ये किसके लिए प्रयोग किया गया? बोलने वाला खुद के लिए कर रहा है, तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। ये देखिए, तुम्हारे पिताजी आए हुए हैं। तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति है बोलने वाला, और जिससे पूछ रहा है, जिससे बता रहा है, वह है सुनने वाला। तो तुम्हारे पिताजी आए हुए हैं। यहाँ जो तुम्हारे शब्द आया वह किसके लिए आया? श्रोता के लिए, क्योंकि बोलने वाला अपने लिए तुम्हारे का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हारे, आप, आपका, ये सुनने वाले के लिए आता है। वह ईमानदार व्यक्ति है, वह ईमानदार व्यक्ति है, बोलने वाला है,
सुनने वाला है, लेकिन वह जो शब्द आया यह ना तो बोलने वाले के लिए है और ना तो सुनने वाले के लिए है, बल्कि बोलने वाला सुनने वाले को किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करके कह रहा है कि वह ईमानदार व्यक्ति है। मतलब यहाँ पर तीन तरह की बात हुई। मैं मतलब वक्ता ने अपने लिए ये शब्द को प्रयोग किया, तुम्हारे मतलब श्रोता के लिए इसका प्रयोग हुआ, और वह या अन्य व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग हुआ। तो एक वक्ता के लिए, एक श्रोता के लिए और एक अन्य व्यक्ति के लिए। इसी के आधार पर आप समझ लीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कौन कौन होंगे? यहाँ जैसे तीन कैटेगरी हुई, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, और यह जो भेद है वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के आधार पर बांटे गए हैं। वक्ता के आधार पर जो नाम हुआ है, वक्ता को जिस कैटेगरी में डाला गया है वह है उत्तम पुरुष। श्रोता को जिस कैटेगरी में डाला गया है वह है मध्यम पुरुष, और अन्य व्यक्ति की जिसमें बात की जाती है वह है अन्य पुरुष। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों को विस्तार से समझते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं, आखिर ये है क्या? उत्तम पुरुष वह सर्वनाम शब्द जो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, मतलब वक्ता बोलने वाला जो खुद के लिए प्रयोग करता है, वह शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, बोलने वाला कैसे बोलेगा? मैं खाऊंगा, मेरे घर आना, हम बाजार जाएंगे, हमारे ये पिताजी हैं। तो बोलने वाला अपने लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करता है? मैं, मेरे, हम, हमारे। तो वक्ता अपने लिए जिन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह होते हैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत। यहां तक समझ में आ गई? अब मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में वह सर्वनाम शब्द जो श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला, तो जो श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह है मध्यम पुरुष के अंतर्गत। वैसे सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अच्छा, श्रोता यदि अपने लिए, श्रोता के लिए यदि हम कोई शब्द का प्रयोग करेंगे तो कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा? तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, आप कहाँ जा रहे हैं। अगर बड़े हैं तो हम उन्हें आप कहेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका चश्मा कहाँ है, या इसी तरीके से बड़े से बात करते हैं। तो श्रोता जो सुनने वाले हैं उनके लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है वह होता है तुम, तुम्हारे, आप, आपका। तो ये सारे जो शब्द हैं वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अब है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में अन्य लोग जो हमारे पास में नहीं है, थोड़ी दूर है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो दूर है उनके बारे में क्या बोलते हैं? जो दूर रहते हैं, यह, वह, वे लोग, ये सारे होंगे। तो वह सर्वनाम शब्द जो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए, यह, वह, वे और वे लोग। यहाँ पर एक बार और फिर से वे लोग आएंगे, वे अलग और वे लोग, ठीक है। तो यह, वह, वे और वे लोग यह अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम का पहला भेद है यहाँ पर समाप्त हुआ। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम भी देखा और पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जान गए। अब सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इस शब्द को ही आप लोग यदि समझ लें तो निश्चयवाचक सर्वनाम अपने आप क्लियर हो जाता है। निश्चय मतलब निश्चित रूप से किसी के बारे में बात की जाएगी। तो इसकी परिभाषा देखें, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो क्या कहा गया? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का बोध करा देंगे तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उदाहरण, अब हम लोग इसे उदाहरण के माध्यम से समझें।
तो यह गाड़ी मेरी है। तो यह जो शब्द आया, सामने वाले ने एक पास में रखी हुई गाड़ी की ओर उंगली दिखाकर कहा कि यह गाड़ी मेरी है। तो यह शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? पास की वस्तु के लिए। वह घर राम का है, तो वह और घर थोड़ा दूर है, तो वह उंगली से दिखाकर कह रहा है कि वह घर राम का है। तो वह शब्द आया दूर की वस्तु के लिए। तो यह पास की वस्तु के लिए और वह दूर की वस्तु के लिए। ये आम मीठे हैं, ये शब्द आया है आम को बता रहा है कि वह बहुत मीठे हैं। तो ये जो शब्द है यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। विशेष बात इसमें क्या है? इसमें विशेष बात को ध्यान में रखना है कि इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर निश्चितता दर्शाने के लिए किया जाता है। हर समय यह निश्चित रूप से किसी संज्ञा को बताता है, उसी के स्थान पर इसके जो सर्वनाम शब्द हैं इसका प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें निश्चित बताने के लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्द आएंगे? तो यह, वह, ये, वे, वो। तो ये सारे जो सर्वनाम शब्द होंगे वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और एक विशेष बात है, जरा आप लोग विशेष रूप से इसकी ओर ध्यान दीजिए। विशेष बात दूसरी है कि इन सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यदि किसी व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए हो तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, आप लोग ये देख लीजिए, ये सारे जो शब्द हैं ये सब आपको अन्य पुरुष में भी मिलेंगे। तो यदि इन सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए होगा, किसी व्यक्ति की ओर संकेत करके बात करेगा, तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। और लेकिन यदि इन्हीं सभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता को बता रहा हो तब यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। इसको हम लोग दो उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। बस आप लोग एक चीज का ध्यान रखिए, यदि व्यक्ति की ओर संकेत हो रहा है तो वह अन्य पुरुष, और यदि किसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत करके निश्चितता को बता रहा है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसे यह शब्द है, तो यह बोल रहा है यह मेरा घर है। तो यहाँ पर घर एक वस्तु है, क्या ये व्यक्ति है? नहीं, घर एक वस्तु है। तो यह वस्तु की ओर संकेत करके बता रहा है, तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। और दूसरा उदाहरण है, वे लोग कल आएंगे। तो यहाँ पर लोग संज्ञा है और प्राणी विशेष है। तो ये जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ वह एक प्राणी की ओर संकेत करके, किसी व्यक्ति की ओर संकेत करके बात कही गई। तो यहाँ पर जो वे आ गए या अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। आप समझ गए कैसे आप पहचानेंगे कि कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है और कौन अन्य पुरुष है? ठीक है। और इसके साथ हम लोग एक चीज और समझेंगे, यह मेरा घर है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यहीं पर यह शब्द संकेतवाचक विशेषण भी बन जाता है। जो आप लोग विशेषण पढ़ते हुए विशेषण के एक भेद को समझेंगे तो संकेतवाचक विशेषण में भी यह, वह, ये सारे शब्द आते हैं। तो कैसे समझेंगे कि कौन से शब्द सर्वनाम है और कौन विशेषण है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। देखिए दोस्तों, पीछे हम लोग पढ़े कि यह मेरा घर है, तो वहां पर था यह मेरा घर है, तो वहां था निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ है यह घर मेरा है, तो यह शब्द सर्वनाम है और उसके ठीक बाद संज्ञा का प्रयोग हुआ। यह घर मेरा है, यहाँ पर जो यह शब्द आया वह उसके बाद घर है, और घर क्या है? संज्ञा है। अगर सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाता है तब वहां पर यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम ना रहकर संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। घर एक वस्तु है, संज्ञा है, और यह संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है कि यह घर मेरा है। तो जब सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आए तो आप उसे ध्यान रखेंगे कि वहां पर ये जो सर्वनाम शब्द रहेगा यह, वह, वो निश्चयवाचक सर्वनाम ना होकर संकेतवाचक विशेषण रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में निश्चितता का बोध, और अनिश्चय आ गया
मतलब निश्चितता का बोध यह नहीं करवाएगा, नाम से ही स्पष्ट है। अब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो वह सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निश्चितता का बोध नहीं कराने वाले क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कुछ उदाहरण है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे उदाहरण में कहा गया कोई दरवाजे पर आया है, तो कोई दरवाजे पर आया है, क्या यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि दरवाजे पर कौन आया है? नहीं ना। किसी ने समझ पाया, कोई समझ पाए हो कि दरवाजे पर कौन है? नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर जो ये कोई शब्द है यह सर्वनाम है और यह कौन दरवाजे पर मौजूद है वो निश्चित रूप से नहीं बता रहा है बल्कि अनिश्चितता को दर्शा रहा है। तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर दूसरा देखिए, कुछ सामान लाकर दो। आपको यदि कोई कहे कि कुछ सामान लाकर दो तो आप समझेंगे कि सामान में क्या लाना है? नहीं लाना है, मुझे नहीं समझ में आया। तो कुछ मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चाय में कुछ चीज गिरी है, क्या गिरी यह क्लियर नहीं हुआ, तो कुछ गिरी मतलब अनिश्चय है, मतलब पूरी तरह से यहाँ पर निश्चित नहीं है कि क्या गिरी। तो कोई, कुछ, कुछ ये सारे जो शब्द है यह सर्वनाम शब्द है जो निश्चितता का बोध नहीं करा रहे हैं, इसलिए ये सारे सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अगला भेद है दोस्तों, सर्वनाम का अगला भेद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंधों को दर्शाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे और जानते हैं सबसे मजेदार सर्वनाम के भेद में यही भेद है जो आपको झट से समझ में आ जाने वाला है। तो क्या है इसमें? संबंध का बोध कराने वाला सर्वनाम शब्द संबंधों का बोध कराएगा ये, तो वैसे सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, जैसा कर्म वैसा फल। आप लोगों ने पढ़ा भी है, कई बार आप लोगों ने सुना है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। कितनों ने सुना है इस लाइन को? दोस्तों ये सब के सब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और आप बच्चों से तो यह बात बहुत कोई बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे? यदि पढ़ोगे तो पास करोगे। मतलब यदि आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आप जरूर पास करेंगे और यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जैसी वैसी, यदि तो, यह सब जो सर्वनाम शब्द है यह क्या है? संबंधों का बोध कराते हैं कि एक है तो दूसरा है, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। तो संबंधों का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए आप लोग? संबंधवाचक सर्वनाम क्लियर। अब हम लोग अगला देखते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला भेद कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तो हम लोग पहले भेद में ही पढ़ चुके हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब क्वेश्चन। आपको ऐसे ऐसे इसमें भेद मिलेंगे जो आपसे प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न का बोध करवाएंगे। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्न का बोध कराने वाले कौन कौन से शब्द होंगे जरा देखिए, विशेष रूप से इस चीज पर ध्यान देंगे। कब, कहां, कौन, कैसे, क्यों, क्या। 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 शब्द हैं ये प्रश्न सूचक शब्द हैं। जहां पर आ गए मतलब वहां कोई ना कोई शब्द प्रश्न किया गया है। यह प्रश्न सूचक शब्द है।
जिस वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द मिलता है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बताइए? आप लोग बोलिए। मैम हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हो? ये प्रश्न आ रहा है यहाँ पर। वहां कौन आया है? बताइए आप लोग, कौन आया हुआ है? तो आप लोग जवाब दीजिए। दरवाजा खोलकर देखिए कौन आया है। मीरा कब घर आएगी? किसी का नाम है मीरा? बताओ घर कब आओगी? ये सारे जो प्रश्न है, तो इसमें ये प्रश्न सूचक शब्द आ गए और वह सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम तो वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है। बहुत सारे ऐसे सर्वनाम शब्द है जब बोलने के लिए बोलते समय हम लोग खुद के लिए प्रयोग करते हैं, तो वैसा सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपने, आप, खुद, स्वयं आदि। अपने आप ये एक साथ है, बीच से आप लोग कॉमा को हटा देंगे। अपने आप। उदाहरण के लिए, मैं कपड़े अपने आप धो लूंगी। कई बार हम लोग ये लाइन बोलते हैं ना, मेरे कपड़े किसी को धोने की जरूरत नहीं है, मैं अपना कपड़ा अपने आप धोऊंगी। मैं स्वयं घर चली जाऊंगी। रात के अंधेरे में बच्चे घर आने से डरते हैं तो माँ बाप उन्हें लाने जाते हैं। फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं आप मत आइएगा, मैं स्वयं चला आऊंगा। तो बच्ची कह रही है मैं स्वयं घर चली आऊंगी। तो ये स्वयं जो शब्द आया किसके लिए है? वो उसने इस शब्द को अपने लिए प्रयोग किया है। अपने आप किसके लिए आया? उसने अपने आप के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। मैं अपना काम खुद करती हूँ। तो खुद किसके लिए है? कर्ता के लिए। वह अपना काम खुद। यहाँ पर जो खुद शब्द है वह कर्ता खुद के लिए प्रयोग करता है। बच्चा अपने आप सो गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने आप सो जाते हैं, बड़े प्यारे बच्चे होते हैं। हाँ, उनको सुलाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो कहा जा रहा है बच्चा अपने आप सो गया। तो कर्ता कौन? जो क्रिया करे। सो गया, सोना क्रिया है और बच्चा इस काम को करने वाला है, तो वह हो गया कर्ता। और कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों को खुद के लिए प्रयोग करे वह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चा अपने आप सो गया, यह जो अपने आप सर्वनाम शब्द आया यह बच्चे के लिए आया, कर्ता के लिए आया, तो यह हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो आप समझ गए निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? यह सबसे ज्यादा आसान है, जिसे पढ़ने में समझने में मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि किसी को समझने में कोई परेशानी हुई होगी तो दोस्तों आप इस वीडियो को 2 बार कम से कम जरूर देखिएगा। मेरा आप लोगों से यह पूरे विश्वास के साथ वादा है कि आप लोगों को फिर सर्वनाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो ठीक है, अब मैं आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर सुना है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए अगली वीडियो का और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और यह आपके परीक्षा में बहुत काम भी आएंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे और आपके ज्ञान को बढ़ाने में आपकी सहायता करे। धन्यवाद।